चलिए गाइस, हम आपके साथ आज थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं। आ गए हैं अपने बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी में एक बहुत महान राइटर हैं जिन्होंने लिखा हुआ है इस बात को कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति का मूल, और बिन निज भाषा उन्नति के मिटे न हे के सूल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हे का शूल है, हृदय का शूल है, जो कष्ट है, वो बिना निज भाषा के उन्नति के खत्म नहीं होगा। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति का मूल, यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए या आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको भाषा से होकर गुजरना पड़ता है। वो लैंग्वेज, वो भाषा, आपकी मातृभाषा जो है, उस पर फोकस किया गया है फ्रेंड्स, कि अपनी मातृभाषा को जब तक आप अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तब तक दूसरी कोई अन्य भाषा आप सीख नहीं सकते हैं। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, जापानीज सीखनी हो, फ्रेंच सीखना हो, स्पेनिश सीखना हो, इंग्लिश सीखनी हो, जो भी लैंग्वेज सीखना हो, आपको अपनी भाषा के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो हम हिंदी भाषा से अंग्रेजी में सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा को जो हिंदी होता है, हिंदी में क्या चलता है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब चलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चलता है। ये फार्मूला है। जैसे कि मैं आम खाता हूं, देखिए मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। अब इसको समझिए, पहला क्या है, सब्जेक्ट मैं, फिर क्या खाता हूं, आम, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैं आम, और वर्ब क्या आपकी है, खाता हूं। ठीक है, बात आ गई क्लियर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हिंदी का है फॉर्मूला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यानी कर्ता कर्म क्रिया। और इंग्लिश में जब आप बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब इसको कैसे करेंगे, आई, फिर वर्ब होगी आई ईट, उसके बाद में आम खाता हूं, किसी स्पेशल आम को खाते हैं, आई ईट। अगर कोई स्पेशल आम खाते हैं, आप उस पर प्रेशर देकर बोलना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे आई ईट द एप्पल या आई ईट द मैंगो, मैं आम खाता हूं। आप कोई आम खाते हैं, कोई आम मतलब जिस पे ध्यान नहीं देना है, कोई भी आम खाते हैं, तो आई ईट अ मैंगो, ऐसा। हिंदी में आप अगर बनाते हैं सेंटेंस तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब बनाते हैं, और इंग्लिश में अगर बनाते हैं सेंटेंस तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, हिंदी वाला इंग्लिश वाला करने जा रहे हैं। अब देखिए, ट्रांसलेशन की सबसे बेहतरीन जो मैंने मेथड निकाला है, सबसे बेहतरीन वो, ये बहुत बेहतरीन है, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ये मेरा कोई ये दावा नहीं, घमंड नहीं है कि मैं अभिमान कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत कमज़ोर स्टूडेंट पहले था। ठीक है, लेकिन आज ये दशा है कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ाता हूँ वो बैरंग वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई ना कोई तो एक तरीका अपनाना पड़ता है जो आपको समझ में आए। तो हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए देखिए कोई बहुत फिक्स फार्मूला नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी जो है उस सेंस के माध्यम से निकाली जाती है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसका कभी किया नहीं जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, फिर भी अगर आप किसी एक्शन वर्ब को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, एक्शन वर्ब मतलब जो आप काम करते हैं, जैसे कि क्रिया की तीनों फॉर्म होती है, ठीक है, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, बोलना। हिंदी में वर्ब की पहचान कैसे होती है, अंत में ना आता है, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, यानी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी काम आप करते हैं सब में ना जुड़ा है। तो उन वर्ब को हम 3 टेंस में करते हैं, मालूम है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ये 3 टेंस में कोई कार्य होता है। मैं स्कूल जाता हूँ, जा रहा हूँ, जा चुका हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट के वर्जन है। पास्ट में भी ऐसे होगा, था लग जाएगा, और फ्यूचर में गागी गे लग जाएगा, मैं स्कूल जाऊँगा, जाऊँगी, इस तरह से। तो किसी भी एक्शन वर्ब को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका फार्मूला जो होगा वो इस तरह से होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर वो ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में क्या होता है, कार्य को करने वाला है, जिसके बारे में बात किया जाए। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक पार्ट है, 9th में पढ़ाया जाता है, आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो हम एक दिन इसको पहले भी वीडियो बना चुके हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट संबंधित, तो उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, जिसके बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट होता है, यानी काम जो करता है उसके बारे में बात करें, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसकी एक्शन वर्ब लिखी जाएगी। ठीक है, जिस टेंस में डायरेक्ट एक्शन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, नहीं तो उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो भी, लेकिन वर्ब दूसरे नंबर पर ही लिखी जाएगी। फिर अगला आता है ऑब्जेक्ट, आपका कर्म,
यानी सब्जेक्ट ने कोई कार्य किया तो उसका असर जिस पर पड़ा या जिस पर प्रभाव पड़ा वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। और उसके बाद जब बचता है तो समय और स्थान बचता है, यानी वो एक्शन वर्ब जब की गई तो किसी समय पर की गई और किसी स्थान पर की गई, किसी प्लेस पर और टाइम पर की गई, ये हम समझ सकते हैं। देखिए मैंने एक हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है, वह मुझे सुबह स्कूल में किताब देता है, ये सेंटेंस है। अब आप सोचो कि कोई नया स्टूडेंट है और ये सेंटेंस उसे करना है तो बहुत मार पड़ती है स्कूल में, ठीक है। टीचर भी मैंने बहुत सारा देखा को रट्टा मार होता, रटा देता है, लेकिन उसको लॉजिकल वे से नहीं पढ़ाता, कॉम्प्रीहेंसिव मेथड से नहीं पढ़ाया जाता। यही वजह है कि स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जो कोर्स किया जाता है अंग्रेजी सीखने का, बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तब देखिए फार्मूला कैसे है। आप जो है हिंदी वर्ब जो लिखी गई है ये लास्ट में आइए, वह मुझे सुबह स्कूल में किताब देता है, तो वर्ब हमारी क्या है, मुख्य क्रिया देता है, देना। अब देना है, अब यहीं पर देख लीजिए ता है, तुरंत पता लग जाए कौन सा टेंस है। आप इस वर्ब पर 3 बार आइएगा, 3 बार आना है। पहली बार आएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे कौन, ये कौन देता है तुरंत पता लग जाएगा, या किसने, किसने दिया तो सब्जेक्ट का पता लग जाता है। यानी हिंदी वर्ब पे अगर पहला क्वेश्चन कौन बोलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। जैसे वह मुझे सुबह स्कूल में किताब देता है, तो कौन देता है, वह, तुरंत लिखिए सब्जेक्ट ही। अब इसके बाद में वह दोबारा फिर उसी पर आइए, अब वो क्या करता है, देता है। यहीं से टेंस पकड़ में आएगा आपका, यहीं पर टेंस पकड़ में आपके आ जाएगा कि इसको किस टेंस में लेकर जाना है। आप सामने देखिए रिजल्ट आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया, अब दोबारा फिर, अब वर्ब में कोई भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। क्यों वर्ब में क्वेश्चन नहीं है देने के, क्योंकि वर्ब हमेशा चेंज होती है। आपको पता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार आती है। सब्जेक्ट नंबर एक वचन नंबर है, नहीं सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट आएगी, वर्ब आएगी, और प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट है तो प्लूरल नंबर की वर्ब आएगी। इसलिए वर्ब चेंज होती रहती है, इसलिए उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। आपको वो क्या करता है क्वेश्चन खुद लगाना पड़ेगा, वो काम क्या करता है, देता है। यहीं से पता लग गया कि देगा कि देता है कि देता था, टेंस की जो जानकारी है वो यहीं से पता लग जाती है, ठीक है। 2 नंबर पर आने पर, तो पहली बार आइए तो क्वेश्चन कीजिए कौन, तो सब्जेक्ट पता लगेगा। वहीं से फिर वापस आइए, तुरंत उसी पर पता लग जाएगा किस टेंस में लिखा गया है, देता है कि दे रहा है कि दे चुका है, ठीक। तो जब दूसरा वर्ब लिखेंगे तो टेंस क्लियर होगा, और जैसे ही आप इस वर्ड पर आएंगे तुरंत आपको क्लिक होगा दिमाग में कि इसमें कौन कौन सा रूल चलता है। सेंटेंस कौन सा हमारा है, मैंने बोला था वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार आती है। तो टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सेंटेंस कौन सा देखिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य है। तो इसमें क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट कौन सा हमारा, सब्जेक्ट के नंबर, वर्ब लिखते समय हमें सब्जेक्ट का नंबर और टेंस देखना। सब्जेक्ट नंबर कौन सा है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ में वर्ब सिंगुलर नंबर में आती है, तो वर्ब हमारी है गिव, मीन्स देना। तो हर वर्ब जो होती है वो प्लूरल नंबर में लिखी होती है। सभी वर्ब जो होती हैं बुक में प्लूरल नंबर में होती हैं, उनको हम एक वचन बनाते हैं यस या ईएस जोड़ करके। जब यस या ईएस उसमें जोड़ेंगे मेन वर्ब में तो सिंगुलर नंबर बनेगी, नहीं तो वो हमेशा प्लूरल नंबर में रहती है। तो ही अब होगा गिव्स, वो देता है। फिर तीसरी बार, मैंने बोला था 3 बार आना, तीसरी बार आइए और आप क्वेश्चन कीजिए किसे देता है और क्या देता है। अब ये किसे और क्या क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट पता लग जाएगा। यानी कोई कार्य करता है, अगर करता तो वो जब करेगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा। मान लीजिए वो मुझे सुबह स्कूल में किताब देता है, तो वो देता है तो किसे देता है वो पहले लिखेंगे, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति सूचक होता है, यानी कोई अगर आप कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये व्यक्ति सूचक है तो पहले व्यक्ति लिखेंगे, ठीक है। वो किसे देता है, मुझे देता है। तो मुझे के लिए मैंने बोला था मुझे, मुझसे, मुझको याद होगा, यहाँ पर मी होगा। अब क्लियर हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट आपका और बचा वस्तु वाला, तो उसकी पहचान क्या होगी, क्या कहने से। तो किसे देता है, मुझे देता है। क्या देता है, किताब देता है, नहीं बुक देता है, ठीक है। अब आपको बुक लिखते समय ये ध्यान देना है कि कोई विशेष किताब आपको देता है जिसके बारे में आप जानते हैं, या कोई भी किताब वो देता है। रोज आपको कोई किताब मान लो पढ़ने के लिए देता है, स्टोरी बुक देता है, तो कोई किताब दे देता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है।
तो जब हम कोई किताब हो जाता है, इंग्लिश में देखो ए और एन का मतलब होता है कोई एक, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है या जिससे हम परिचित नहीं होते हैं, तभी ए एन लगाते हैं। अब यहाँ लिखा है वो स्कूल में मुझे किताब देता है, और हम यहाँ पर लिखेंगे आ बुक, जबकि एक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक किताब देता है, फिर भी आ लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? उसका मतलब होगा मुझे कोई भी एक किताब दे देता है, कोई विशेष किताब वो नहीं देता। और अगर आपको कोई विशेष किताब देता है तो आपको दा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ही गिव्स मी अ बुक। अब हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्लियर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्लियर हो गया, वर्ब क्लियर हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो बचता है वो क्या बचता है? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में क्या आएगा? टाइम, प्लेस। अब टाइप सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए सबसे पहले प्लेस लिखना जरूरी है। रूल बढ़िया अच्छा ही है, सबसे पहले प्लेस लिखा जाए, टाइम को लास्ट में लिखना चाहिए। तो कहाँ देता है? स्कूल में। ही गिव्स मी अ बुक एट स्कूल या इन स्कूल, ठीक है, दोनों ठीक है, एट स्कूल। और कब देता है? सुबह, इन द मॉर्निंग, ठीक है। स्थान, कोई भी प्लेस या टाइम के लिखने से ठीक पहले प्रेपोजिशन जरूर आएगा, ठीक है। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं बोलिएगा, प्रेपोजिशन उसका शुद्ध उच्चारण है, ठीक है, प्रेपोजिशन। तो स्थान है, कोई प्लेस या टाइम लिखने से पहले प्रेपोजिशन आता है। एट, इन, बाय, टिल, अनटिल, ये टाइम के लिए लगता है, ठीक है। और स्थान के लिए क्या लगता है? आप कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ। कहीं को जा रहे हैं तो को या तक के लिए टू लगेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो बिना प्रेपोजिशन के आप स्थान और समय नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया है स्कूल में देता है, एट स्कूल। कब देता है? सुबह, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। एक बात और याद रखिएगा, टाइम लिखते समय केवल नाइट जब लिखते हैं, आप रात लिखते हैं तो एट नाइट होता है, बाकी सभी पहर में इन का प्रयोग कीजिएगा। एट नाइट लिखिएगा, इन द नाइट मत लिखिएगा कभी भी कि रात में। अगर रात में लिखना है तो एट नाइट लिखिएगा, बाकी इन द मॉर्निंग, इन नून, ठीक है, इन द इवनिंग ये चलेगा, लेकिन एट नाइट, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। अब देख लीजिए एक्शन वर्ब क्या हमारी है, जो हम काम करते हैं, देना। ये एक्शन वर्ब वाले टेंस के आपको ट्रांसलेशन में बता रहा हूं कि ट्रांसलेशन इस तरह से किया जाएगा। एक सेंटेंस था, अब आप ध्यान दीजिए इसका कितना महत्व है, ठीक है। चलो दूसरा सेंटेंस हम कोई और इसी तरह से कर लेते हैं समझकर, ठीक है। मान लीजिए हमने कहा कि वह मुझे बाजार में सुबह मिलता है। वह मुझे बाजार में सुबह मिलता है, तो क्या करेंगे? कौन मिलता है? वह, ही। अब उसकी हम क्रिया लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखेंगे। वो क्या करता है? मिलता है। मिलता है करते ही पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि अंत में ता है, ती है, ये शब्द लगे रहते हैं, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ही सब्जेक्ट देखिए आपका सिंगुलर नंबर है, मीट मीन्स मिलना होता है, ही मीट। अब उसमें क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे। ही मीट्स किसे? मुझे। ही मीट्स मी। कहाँ मिलता है? बाजार में। ही मीट्स मी इन द मार्केट, इन द मार्केट। यहां पर द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है किसी विशेष मार्केट मिलता है, आप जानकारी है, आप उस पर प्रेशर दे करके एम्फेसाइज करके बताना चाह रहे हैं। तो ही मीट्स मी इन द मार्केट, वो मुझे बाजार में मिलता है। अब जिस टाइम पर मिलता है आगे ऐसे लिख लीजिएगा, बस ये फार्मूला आपका चलता है। इसी तरह से आप कोई भी टेंस का आप ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल करके जो मैंने आपको बताया आज। और एक्शन वर्ब तो ये हो गया कोई भी फार्मूला के लिए, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस होता है, ठीक है। सिंगल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस जब सिंगल बनाते हैं आप तो ये चलता है। जब आप डबल सेंटेंस बनाते हैं, सिंथेसिस का यूज करते हैं, कंजंक्शन लगा करके ही तभी बनाते हैं। जब दो सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं तो कंजंक्शन के माध्यम से करते हैं, वो हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में सीखते हैं, ठीक है, उसको बाद में बताएंगे। पहले सिंपल सेंटेंस आपको बनाना आ जाए, वो एडवांस लेवल इंग्लिश में डबल सेंटेंस बनाया जाता है। बेसिक पहले सीख लेंगे, कन्फर्मली आपको आ जाएगा। अब हम चलते हैं ये वाला फार्मूला, देखिए ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। आपने पहले पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बाकी अदर वर्ड तो सेम रहेगा। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट भैया क्या होता है, आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट में मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, जब सब्जेक्ट का परिचय कराया जाए या सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाए
तो जो परिचय कराने वाला शब्द होगा या सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा वही होगा आपका कॉम्प्लीमेंट। वैसे भी अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट मतलब सम्मान होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट भी आपका नाउन और प्रोनाउन का ही काम होगा करने वाला। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जब हम कोई टेंस करते हैं तो उसमें एक्शन वर्ब का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहां पर जो होगा वो मुख्य क्रिया होती है, फाइनाइट वर्ब हमारी होती है, जिसका मतलब अंत में हिंदी में कैसे पहचान होती है, ना करके, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, बोलना, ये है। यहां पर क्या है, यहां पर कोई मुख्य क्रिया नहीं होगी। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस में कोई कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, उसकी दशा का वर्णन किया जाता है कि सब्जेक्ट हमारी किस दशा में है, उसकी स्थिति क्या है, या सब्जेक्ट का पहचान कराया जाता है, उसकी क्वालिटी बताकर बताई जाती है कि उसकी पहचान क्या है, कोई चीज़ घटिया है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, काला है, पीला है। ठीक है, ये जो क्वालिटी होती है वो हम इसमें करते हैं। और ये बड़े बड़े सेंटेंसेस भी होते हैं, बहुत बड़े बना सकते हैं। भारतवर्ष महान देश है, अब भारतवर्ष की विशेषता बताई जा रही है कि भारतवर्ष क्या है, देश है, लेकिन देश कैसा है, महान है। ठीक है, तो भारतवर्ष देश है, तो देश कौन है, भारत। भारत क्या है, देश है, तो भारत की विशेषता बताने वाला शब्द देश होगा। ठीक है, तो देश क्या हो गया, वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे इसमें मैंने वर्ब के बारे में बताया था, आप इसमें भी वर्ब देख लीजिए क्या होता है। जब हम इसको हल करते हैं कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस को, तो ये वर्ब जो होगी उसको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं, एक्शन वर्ब तो टेंस में होता है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, वो वर्ब जो एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से लिंक करती है, जोड़ती है, उसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब देखिए इतनी होती है, इज एम आर प्रेजेंट में होगा, वाज वर्ब पास्ट में होगा। अब इज एम आर किसके साथ लगेगा, तो आपको पता ही है कि ही, शी, इट या नेम, यानी एक वचनकर्ता के साथ में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग होता है। और आई जो होता है, आई ग्रामर के दृष्टिकोण से ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ग्रामर के दृष्टिकोण से आई जो होता है वो सिंगुलर नंबर होता है, वो प्लूरल नंबर नहीं होता। जबकि हम अक्सर पढ़ाते हैं आई वी यू दे प्लूरल नंबर है, क्योंकि इसके साथ देखिए वो एम लगा हुआ है। ठीक है, और वाज और प्लूरल नंबर वर्ब ये नीचे आपकी दी गई है, तो आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट में, और वी यू दे, वी यू दे इनके साथ आर लगता है प्रेजेंट में, वी आर, यू आर, दे आर, आपको उतना ध्यान देना है। तो ही, शी, इट या नेम के साथ इज, आई के साथ एम, वी यू दे के साथ में आर लगता है प्रेजेंट में। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है प्रेजेंट की। और इसका पास्ट कैसा होगा, बहुत इजीली समझ सकते हैं, जिनके साथ में इज और एम लगता है उनके साथ लगेगा वाज, और जिनके साथ आर लगता है उनके साथ पास्ट में लगेगा वर। इसको वेयर मत पढ़िएगा, वर। ठीक है, देखिए ए आर ई, यहां पर आर ई लगा है, देखिए लास्ट में आर ई, और वर में डब्ल्यू ई आर ई इधर भी लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि आर जो होता है मैं कभी कभी ऐसा लिख देता हूँ, कभी कभी ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, वो गलती से हो जाता है। तो ए आर ई आर इसमें भी है और डब्ल्यू ई आर ई इसमें भी है। तो अगर आपको पता करना हो कि किस में हम वर लगाएंगे, किस में हम वाज लगाएंगे, तो आपको इतना करना है कि आर को ध्यान देना है, जिसमें आर ई लगा होगा लास्ट में, उसी में हम लास्ट में आर ई लगाएंगे। ये है आपका प्लूरल यानी बहुवचन का। ठीक है, पास्ट में आर ई आर ई। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये लिंकिंग वर्ब आपकी है, इज एम आर वाज वर्ब, इसका हम स्टडी करते हैं लिंकिंग वर्ब वाले ट्रांसलेशन में। तो ये कौन सा ट्रांसलेशन है, जिसमें बताया जाए आपकी दशा, जैसे कि मैं बीमार हूं, आई एम सिक। तो सिक कौन है, मैं हूं, मैं क्या हूं, सिक हूं, तो मेरी विशेषता है, ये मेरा परिचय कराया जा रहा है कि मैं बीमार हूं। तो बीमार शब्द हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं बीमार हूं। चलो इसको मिटा करके जरा यहीं पर आपको समझा देते हैं ये पॉइंट। देखिए ये सेंटेंस हमारा है सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट वाला, बहुत ही मज़ेदार है। मैंने कई जगह पर आजमाया लेकिन लोग इसका जवाब नहीं दे पाए, स्टूडेंट्स लोग ज़्यादातर। देखिए मेरा पहला सेंटेंस है, बहुत जादुई सेंटेंस है, आप भी ट्राई करके देख लो। इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, इस जंगल की पत्तियां पीली हैं। अब बताओ स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा। मैं आपको 10-5 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, सोच लीजिए। इस जंगल की पत्तियां पीली हैं, बहुत मज़ा आता है ट्रांसलेशन अगर आप करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये समझो पहेली है, मेरे साथ आप पढ़ेंगे, आप बिल्कुल मस्त रहेंगे। ठीक है, अच्छा समझ में भी आएगा, बोरियत फील नहीं होगा। क्या होगा सब्जेक्ट, जंगल होगा,
पीली होगा, पत्तियां होगा, क्या होगा? वो कौन सा तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना ना पड़े माइंड पर और आसानी से आप लगा सकते हैं? ये मैंने इजाद किया है, ये फार्मूला इजाद किया, लोगों को समझाया है, ठीक है? यही वो फार्मूला, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड्स। ये ऐसा नहीं कि मैंने कोई नया फार्मूला खुद से इजाद किया है, लोग जानते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। मैंने बताया था कि आपको क्या बोलना है, लास्ट में आकर के कौन बोलना है। सब्जेक्ट पता कैसे लगेगा? कौन बोलने से। पीली हैं, ये लास्ट में आना है, ठीक है? अब इस पर बोलिए, कौन पीली हैं? आंसर क्या मिला? क्या आंसर मिला? पत्तियां पीली हैं, तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? पत्तियां। अब पत्तियों को हमको स्ट्रेस देकर बोलना है, यानी किसी पत्ती के बारे में बोलने जा रहे हैं, खास प्रेशर देकर बोलने जा रहे हैं, एम्फेसाइज करने जा रहे हैं, तो पत्तियों के लिए हमको दा लगाना पड़ेगा। द LEAVES, द लीव्स, पत्तियां। अब पत्तियों का संबंध कहां से है? यानी आपका सब्जेक्ट का संबंध कहीं से है, किसी स्थान या किसी समय से है, तो वो टाइम या वो टाइम पीरियड या वो प्लेस लिखना पड़ेगा। तो इस जंगल की पत्तियां कहाँ की हैं? इस जंगल की हैं, तो द लीव्स हो गया। अब उनका संबंध बताने के लिए हमारा जो है की के लिए क्या लगाएंगे? ऑफ। यस, आप सही समझ रहे हैं, द लीव्स ऑफ। उसके बाद हाँ बिल्कुल, इस जंगल, दिस फॉरेस्ट। हमको सुनाई पड़ रहा है ना, सोचिए, तो आप कह रहे हैं सुनाई पड़ रहा है, मजा आ रहा है। दिस फॉरेस्ट, अब इस जंगल, अब इस और उस की अंग्रेजी क्या होती है लोग ये नहीं जानते। यह और वह, जिसके माने यह होता है, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, उसी का माने होता है इस और उस। दिस माने भी इस होता है, दैट माने उस होता है, कोई दूसरा आपको नहीं लिखना, ठीक है? तो द लीव्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट इतना बड़ा सा, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा द लीव्स है, लेकिन उसका संबंध जो है कहीं से है, तो दोनों को मिला करके तब सब्जेक्ट आपका बन गया। यानी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इस जंगल की पत्तियों के बारे में। तो हो गया द लीव्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। अब आएगा वर्ब। वर्ब में क्या है? पीली हैं। अब हैं का मतलब आप समझते हैं, वर्ब लिखते समय हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि वर्ब लिखी जाएगी तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार आती है। टेंस हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसमें इज एमआर लगेगा, और इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर नंबर नहीं बल्कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। पत्तियां, तो इज की जगह पर क्या लगेगा? आर लगेगा। द लीव्स ऑफ दिस फॉरेस्ट आर। अब उसके बाद उसकी क्वालिटी, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, क्या है? पीली, येलो। आप भी आजमाइए, ये सेंटेंस बहुत मजेदार सेंटेंस है। आप क्लास में देखिए, किसी से पूछिए, बहुत मुश्किल है, अगर अच्छा खासा प्रैक्टिस उसने किया तभी बता सकता है, लेकिन जो बिगिनर होगा, स्टार्टिंग करने वाला होगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से आपको इंटरेस्टिंग ये वे है जिसके माध्यम से आपको एंटरटेनिंग वे में पढ़ने में मजा आता है, ठीक है? सेम सेंटेंस है, आप शायद इसको कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इस स्कूल के विद्यार्थी कमजोर हैं। कमजोर, कमजोर है, ठीक है, तो इस स्कूल के विद्यार्थी कमजोर हैं। अब क्या करेंगे हम? कौन कमजोर है, फिर कौन कहेंगे तो सब्जेक्ट पता लगेगा। कौन कमजोर है? विद्यार्थी। अब कमजोर हैं इसका मतलब हमें स्टूडेंट्स लिखना, ना कि स्टूडेंट। तो द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। फिर उनका भी संबंध देखिए, इस स्कूल के, द स्टूडेंट्स ऑफ, फिर दिस स्कूल, दिस स्कूल। अब क्या होगा? हैं, स्टूडेंट्स है, प्लूरल नंबर, आर होगा, आर। और कमजोर के लिए वीक, ठीक, वीक होता है। एक बात और बताऊं, कमजोर अगर है तो किसी चीज में अगर कमजोर, मान लो इंग्लिश में कमजोर है, तो कमजोर के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगता है? इन लगता है। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर वीक, ठीक है, इन इंग्लिश। और अगर गुड लगाना है, अच्छे हैं, तो गुड एट होता है। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वीक इन होगा और गुड एट आता है, गुड के साथ एट आता है, वीक के साथ में इन आता है, कभी भी लिखिएगा तो, ठीक है? फिलहाल सेंटेंस में इतना बताते हैं। तो ये तो हो गया क्वालिटी बताना, यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसका पहचान कराना, ठीक है, उसकी दशा के बारे में बताना, उसका परिचय कराना, कोई सम्मान देना शब्द उसकी, जिस चीज से उसकी पहचान होती है, तो हो जाता कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिए दशा वाला आ गया, ठीक है, यहाँ तो परिचय करा रहा है शब्द कि इस जंगल की पत्तियां पीली हैं। कौन पीली हैं? पत्तियां। पत्तियां कैसी हैं? पीली हैं। तो पत्तियों की विशेषता है पीला होना।
इस स्कूल के विद्यार्थी कमज़ोर हैं। कौन कमज़ोर है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या है? कमज़ोर है। तो कमज़ोर जो शब्द है वो विद्यार्थी का परिचय करा रहा है, उसके बारे में उनकी विशेषता बता रहा है। तो एक होता है परिचय कराने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द, उसका एग्जाम्पल ये दोनों रहा। और दूसरा आ गया इसमें कॉम्प्लीमेंट वाले में दशा बताने वाला शब्द, जो कि सब्जेक्ट की दशा बताता है, उसकी स्टेट बताता है। ठीक है, मैं बीमार हूँ, आई के साथ क्या लगेगा मालूम है? आई एम। अब बीमार का सिक या इल कर सकते हैं। आई एम सिक, मैं सिक हूँ। सिक कौन है? मैं कौन हूँ? सिक हूँ। तो मेरी विशेषता है सिक, ये मेरी दशा बता रहा है। आई एम सिक ये सब्जेक्ट हो गया और कॉम्प्लीमेंट ये हो गया और लिंकिंग वर्ब आपकी ये हो गई, आई एम सिक। ठीक है, मैं दुखी हूँ, आई एम, अब दुखी का सैड, SAD, आई एम सैड। मैं थका हुआ हूँ, ये मेरी दशा है, तो आई एम। अब थका होने का थर्ड फॉर्म, अगर वर्ब से आप एडजेक्टिव बता रहे हैं, आप ये सब आपकी कितनी है, क्या चीज़ें हैं ये एडजेक्टिव हैं, ये विशेषताएं हैं। तो डायरेक्ट अगर विशेषता के लिए शब्द है तो बीमार के लिए सिक है, दुखी के लिए सैड है। ठीक है, लेकिन अब थका हुआ आपको करना है, जैसे हैप्पी है, हैप्पी के लिए हैप्पी लिखो। लेकिन वर्ब से अगर आप एडजेक्टिव बना रहे हैं तो थर्ड फॉर्म लाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल लाना पड़ेगा आपको, यानी डिलाइटेड। आई एम हैप्पी, तो हैप्पी के लिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उसके लिए स्पेशल एडजेक्टिव है। और अगर वर्ब से एडजेक्टिव बनाना होगा तो थर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, और मैं खुश हूँ तो आई एम डिलाइटेड, थर्ड फॉर्म में बोलना है। मान लो आप कहते हैं कि मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ आज, मतलब बहुत परेशान हूँ, तो कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं बोलना है, डिस्टर्ब्ड बोलना है, ED, उसके अंत में ED लगाना। मैंने बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन देखा है, बहुत लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आई एम डिस्टर्ब्ड होगा, आई एम टायर्ड होगा यहाँ पर, उसी प्रकार से मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, TIRED, आई एम टायर्ड। जब भी आपको विशेषता बतानी है आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, आई एम टायर्ड। मैं परेशान हूँ, आ गया वो सेंटेंस जो मैं कह रहा हूँ आपसे, आई एम, और परेशान का ट्रबल्ड करेंगे आप, ट्रबल्ड या डिस्टर्ब्ड ये भी चलेगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं बोलना, डिस्टर्ब्ड क्योंकि आप हो चुके हैं। मैं डिस्टर्ब हूँ मतलब हो गया हूँ, तो हम थर्ड फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, और अगर थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे तो फिर वर्ब होगी वो, आई वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब्ड, ऐसा करना पड़ेगा आपको। आई एम डिस्टर्ब्ड, ये बहुत लोग अक्सर बोलते हैं, इसको ले लेते हैं। आई एम डिस्टर्ब या आई एम ट्रबल्ड भी करेंगे, वो भी चलेगा। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, आई एम। अब मैं विद्यार्थी हूँ, अब देखिए यहाँ पर मैं आर्टिकल ए का प्रयोग करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नहीं लिखा है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग एन कहाँ पर होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कॉमन नाउन आपका होगा। ठीक, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ इसका मतलब मैं कोई खास विद्यार्थी नहीं हूँ, जैसे और लोग विद्यार्थी हैं वैसे मैं भी कोई एक विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पर मैं विद्यार्थी हूँ, उसका मतलब मैं कोई एक विद्यार्थी हूँ। अगर आप कोई खास विद्यार्थी हैं तो कब होंगे? आपने कोई प्राइज़ जीता हो या कोई उपलब्धि, आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया हो तो होगा भाई मैं कोई खास विद्यार्थी हूँ इस लाइन का। नॉर्मल आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से, मैं विद्यार्थी हूँ, तो आपको ए एन का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब यहाँ पर एक नहीं होगा, मैं विद्यार्थी हूँ, ए माने कोई एक, जैसे दुनिया में लोग और हैं वैसे मैं भी कोई एक विद्यार्थी हूँ। मैं इस गांव का लड़का हूँ, ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। मैं इस गांव का लड़का हूँ, पहले क्या होगा? कौन लड़का है? मैं, आई। अब मैं, उसके बाद हूँ, आपको लिंकिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, आई एम। आई एम क्या? लड़का, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ। फिर वही एक, मतलब यहाँ एक नहीं होगा, कोई एक लड़का हूँ। इस गांव में बहुत सारे लड़के हैं वैसे मैं भी कोई एक लड़का हूँ, तो आई एम अ बॉय। फिर आगे ऑफ, अब उसका संबंध है दिस विलेज, ऑफ दिस विलेज। और मेहनत करना पड़ेगा, नहीं जैसे पसीने निकल रहे ना, ऐसे पसीने निकालने पड़ते हैं भैया, पढ़ाते समय भी पढ़ते समय भी। ठीक है, तो मेहनत करिए मेरे साथ में, आप बार बार रिवाइंड करके वीडियो देखिए, किसी कीमत पर आपको आ ही जाएगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बेसिक फार्मूला है, ये आप सीख गए तो बड़े बड़े सेंटेंस सीख जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे लैंग्वेज में रिटन वर्क से समझिए, चाहे इसको बोल कर भी देखिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसी प्रकार से आप सेंटेंस बना लीजिए। या मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देने के लिए।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बुक में वैसे दिया गया है, बुक में बहुत सारे, आप ग्रामर की कोई भी बुक ले लेंगे उसमें एक्सरसाइज ये दी गई है इस टाइप की, तो आप इसे कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। मेरी कोशिश है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताया जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।